इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि a long wire, a long straight wire of length 2 meter and mass 250 gram is suspended horizontally in a uniform horizontal magnetic field of 0.7 Tesla. The amount of current flowing through the wire will be इतना, तो G की वैल्यू हमें लेनी है 9.8। अब ये क्या कह रहा है कि अपने पास एक वायर है, ठीक है, उस वायर में करंट बह रहा है और वायर जो रखा है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये समझो ये वायर है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये वायर हॉरिजॉन्टल है, इसमें करंट बह रहा है। अब करंट इधर बह रहा है, ये इधर बह रहा है, ये नहीं पता, ठीक है। कह रहा है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी हॉरिजॉन्टल है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है, ऐसे कैसे भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक। अब अगर ये कह रहा है कि ये वायर यहीं रुके रहना है, रुके रहना है, इसका मतलब इस वायर पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। अब ये बताओ मेरे को, अगर इस वायर को यहीं रुके रहना है, इस पे नेट फोर्स जीरो होना है, नेट फोर्स जीरो होना है, तो देखो एक फोर्स तो लग रहा है mg, तो गारंटेड जो दूसरा फोर्स लगेगा वो दूसरा फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, नहीं तो इक्विलिब्रियम में रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो mg को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस करना चाहिए, तभी ये वायर यहीं का यहीं रुका रह सकता है, ठीक है। तो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो तो पता है मुझे कितना लग रहा है, mg। तो ऊपर जो है वो भी फोर्स mg के बराबर होना चाहिए। अब ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? देखो, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जो फोर्स लगाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना लगता था? आई एल क्रॉस बी, ठीक है। वो फोर्स कितना होता था? आई एल क्रॉस बी। तो आई एल क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो mg के बराबर होना चाहिए, तो ही वो वायर वहीं रुका रह सकता है, नहीं तो रुका रहने वाला नहीं है। और आई एल क्रॉस बी किधर आना चाहिए? वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किधर आना चाहिए? ऊपर। वो mg को तभी बैलेंस करेगा। तो यहां से देखो, आई की वैल्यू हमें दे रखी है, सॉरी आई निकालना है, एल क्रॉस बी, तो एल जो है वो दे रखा है हमें 2 मीटर, बी की वैल्यू दे रखी है 0.7 इज इक्वल टू एम जी। एम जो है वो 250 ग्राम दे रखा है, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.25 इंटू जी की वैल्यू जो है 9.8 दे रखी है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, यहां से करंट की वैल्यू आ जाएगी, और करंट की वैल्यू जाएगी यहां से सॉल्व करने से आएगी वो 1.75 एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहां पे मैच कर रहा है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a wire carrying a current I along the positive x axis has a length L। तो कह रहा है कि एक वायर जिसमें करंट I बह रहा है और उस वो पॉजिटिव x एक्सिस के along रखा हुआ है, और इसकी लंबाई जो है वो L है, ठीक है। इट इज कैप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इतना मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, कह रहा है कि इस वायर पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। अब सुनो, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है आई एल क्रॉस बी, और ये फॉर्मूला लगाते वक्त मैंने बताया था कि जो बी है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, बी जो है वो एक्स में 2 ही है, वाई में 3 ही है, जेड में -4 ही, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म ही है। तो ये फॉर्मूला सीधा का सीधा लगाए, देखो आई की वैल्यू आई है एल क्रॉस बी। अब देखो एल जो है, एल वेक्टर लिख सकते हो एल आई कैप, ठीक है, एल वेक्टर लिख सकते हो एल आई कैप क्रॉस बी कैप, ठीक है। तो बी वेक्टर लिख सकते हो 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक, ये हो गया। यहां से आई ये रखें, इसको क्रॉस करें तो आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई कितना हो गया? 0। आई क्रॉस जे इज के, तो ये बन गया 3l k कैप, ठीक। फिर ये l इंटू 4 हो गया माइनस का 4l, और आई क्रॉस के, आई क्रॉस के जो होगा वो हो जाएगा, आई क्रॉस के कितना होगा? माइनस का जे, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करा है, और यहां से देखो तो वैल्यू कितनी आ गई? आई इंटू ये बन गया 3l के कैप प्लस 4l जे कैप, इसका मतलब फोर्स ही आ गया। ये वेक्टर फॉर्म में तो ये आ गया, पर हमसे कहीं पे भी वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा, हमसे पूछा मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 3l 4l, ठीक है। तो 3il देखो, फोर्स जो है वो 3il लग रहा है के में, और फोर्स जो है वो 4il लग रहा है जे में, तो यानी नेट फोर्स कितना आ गया? नेट फोर्स जो है वो उसका मैग्नीट्यूड आ गया 5il, ठीक है। तो यहां ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी जो है वो मैच कर गया। काफी इजी सवाल है। जो दोनों सवाल 24 और 23 जो दोनों में दोनों ईयर में जो सवाल आए वो पूरे के पूरे सवाल किस पे आया, किस कंसेप्ट पे आया कि कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। पिछले पिछले क्वेश्चन में भी सिर्फ यही यूज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कह रहा इन द प्रोडक्ट एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है।
क्यू वी क्रॉस बी, ये बी लिख रखा है इसने, बी के कंपोनेंट लिख रखे हैं, कुछ एक्स कुछ वाई कुछ जेड, ठीक है। फॉर क्यू इज इक्वल टू 1 एंड वी इज इक्वल टू ये, एफ इज इक्वल टू इतना है। तो देखो जब क्यू की वैल्यू ये रखी, वी की वैल्यू ये रखी, तो एफ की वैल्यू ये आई। तो हमें बताना है कि बी कितना होगा, बी जो है वो कितना होगा। तो देखो फॉर्मूला में दे ही रखा है डायरेक्ट, ठीक है, कि एफ इज इक्वल टू जो है फोर्स जो होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स दे रखा है, फोर्स कितना है, फोर्स है 4i माइनस 20j प्लस 12k इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 1 है, ठीक है। v क्रॉस बी, v क्रॉस बी में v तुम्हें दे रखा है, v दे रखा है तुम्हें 2i प्लस 4j प्लस 6k, ये v दे रखा है। क्रॉस b, b नहीं पता, तो b मैंने मान लिया, सुनना, b जो है वो मैंने मान लिया कुछ bx i कैप, by j कैप, bz k कैप, ठीक है। b जो है वो निकालना है, मैंने b के तीनों कंपोनेंट मान लिए कि x कंपोनेंट bx है, y कंपोनेंट by है, z कंपोनेंट bz है। अब ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है। यहां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का कुछ लेना देना ही नहीं है, क्वेश्चन जो है वो वेक्टर का है। क्वेश्चन किसका है, वेक्टर का। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, इधर देखें, सबसे पहले इधर देखो, ये चीज तो ऐसी कैसी यहां लिख देता हूं, 4i माइनस 20j प्लस 12k, ये तो वैसा का वैसा इज इक्वल टू, इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस करोगे देखो i क्रॉस i इज 0, तो पहला क्रॉस करने का तो कोई मतलब ही नहीं। i क्रॉस j करोगे, i क्रॉस j करोगे तो वो बन जाएगा k, i क्रॉस j क्या होता है k, तो ये बन गया 2by k, 2by k। फिर i क्रॉस k, i क्रॉस k, i क्रॉस k जो होगा वो हो जाएगा माइनस j, क्या हो जाएगा माइनस j, तो 2 इंटू bz माइनस j, तो माइनस 2bz j। क्या पहला टर्म समझ में आया, मैंने i को सबसे क्रॉस कर दिया। फिर अगला j को क्रॉस करो, j क्रॉस i, j क्रॉस i, j क्रॉस i करोगे तो क्या वो माइनस k होगा, j क्रॉस i जो है वो माइनस k होगा, तो ये बन जाएगा माइनस 4bx k। फिर अगला j क्रॉस j 0 हो गया, j क्रॉस j 0 हो गया। फिर j क्रॉस k, j क्रॉस k i, j क्रॉस k क्या होगा i, तो ये बन जाएगा 4bz i प्लस 4bz i। अगला k क्रॉस i, k क्रॉस i, k क्रॉस i होगा j, k क्रॉस i क्या होगा j, कैसे i j k, ये ऐसे ध्यान रखो, i क्रॉस j क्या होता है k, j क्रॉस k क्या होता है i, k क्रॉस i क्या होता है j, ये इसी साइकिल में चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही तो चलते हैं। i क्रॉस j क्या होता है k, j क्रॉस k क्या होता है i, k क्रॉस i क्या होगा j। देखो लास्ट के 30 दिनों में मैं कोई जादू तो कर नहीं दूंगा, अगर तुम्हें यही नहीं आता है, ठीक है, तो कुछ होना नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। कोई जादू नहीं हो जाएगा कि हाँ लास्ट 30 दिन में ये भी सीख जाओगे ये भी सीख जाओगे, तो सब नहीं होगा तो, ठीक है। ये तो आना चाहिए, तो ऐसे रिवाइज करा रहा हूं कि हाँ i क्रॉस j k है, j क्रॉस k i है, k क्रॉस i j है, ठीक है। अगला ये करो, k क्रॉस i, k क्रॉस i, k क्रॉस i इज j, ठीक है, तो बन जाएगा 6bx j, ठीक। फिर k क्रॉस j, k क्रॉस j, k क्रॉस j इज माइनस i, k क्रॉस j क्या होगा माइनस i, तो बन जाएगा माइनस 6by i, और k क्रॉस k 0 हो जाएगा। सारे मल्टीप्लाई कर दिए, देखो इसको पहले इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करा, इससे करा, इससे करा, फिर इसको इससे करा, इससे करा, इससे करा, फिर इसको इससे करा, इससे करा, इससे करा, हर टर्म को 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, ये बना यहां पे, ठीक है। अब आई आई वाले छांट लो पहले, आई आई वाले क्या दिख रहे हैं, एक आई का ये दिख रहा है, एक आई का ये दिख रहा है। सिमिलरली जे 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 छांट लो, के छांट लो, ठीक। यहां से दिख रहा है 4i माइनस 20j प्लस 12k इज इक्वल टू, आई में क्या दिख रहा है, यहां पे देखो आई में क्या दिख रहा है 4bz माइनस 6by, ये आई में दिख रहा है, ठीक। सिमिलरली जे में क्या दिख रहा है, जे में क्या दिख रहा है, देखो जे में एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है। तो जे में दिख रहा है 6bx माइनस 2bz, ये जे, ठीक। फिर अगला
के में क्या दिख रहा है, के में दिख रहा है ये और ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2by माइनस 4bx, ये हो गया के में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आई, कुछ कुछ जे, कुछ कुछ के लिख रखा है, और इधर भी कुछ कुछ ये लिख रखा है। तो आई से कंपेयर कर दूंगा, जे से, और के से, तो वहां से रिजल्ट आ जाएगा। देखना 4bz जो है, 4bz जो है वो माइनस 6by, ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, 4 के बराबर, ठीक। अगला ये वाला टर्म, ये कुछ जे लिखा हुआ है तो ये इधर भी जे माइनस 20 है, ठीक है। तो यानी ये वाला टर्म जो है माइनस 20 के बराबर है, मतलब 6bx माइनस 2bz जो है वो माइनस 20 के बराबर, ठीक। अगला ये 12 जो है ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे 2by माइनस 4bx इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये x y z तीनों के तीनों यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन सी यहां मैच कर जाए। मैं क्या बोला समझ में आया? ये क्वेश्चन जो है ये मैग्नेटिज्म का नहीं, ये क्वेश्चन किसका है ज्यादा, वेक्टर का। दूसरा चीज इसको सुनो, ये अगर आता ही नहीं है तुम्हें तो क्या करो, एक एक ऑप्शन चेक करो। दूसरा और क्या कर सकते थे, एक एक ऑप्शन, पहले ये चेक करते, फिर ये चेक करते, फिर ये चेक करते, फिर ये चेक करते, मतलब यहां बी रख रख के देख लो। पहले ये वाला रखो, देख लो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, फिर ये रखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक एक ऐसे एक एक रख के देख लो, वैसे भी सोल्व हो जाएगा। क्या बोला समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कह रहा है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। ये एक वायर है जिसमें करंट है जो है वो 5 एम्पियर बह रहा है, ठीक। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द कंडक्टर। कंडक्टर के पैरेलल एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी है, ये परपेंडिकुलर दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। इस वायर की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है इस इंस्टेंट पे, वो फोर्स बताना है। अब सबसे पहले ये देखो कि एक वायर है, वायर में करंट बह रहा है अपना 5 एम्पियर, तो इस वायर में करंट बहने की वजह से क्या यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि वायर के इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। कितनी होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी होती है। तो यहां पे r दूरी पे, ये मान लिया r दूरी है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। अब करंट ऐसे जा रहा है, इधर देखें करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब मैं वायर को ऐसे पकड़ा तो ये फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही हैं, इसका मतलब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर है इतनी, ठीक है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, देखना बी बाहर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स जो लगता है वो फोर्स कितना लगता है, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक। अब वी क्रॉस बी करें, देखो वी इधर की तरफ, बी बाहर की तरफ, तो वी क्रॉस बी करूंगा तो वी क्रॉस बी करूंगा तो वी क्रॉस बी नीचे आया, पर ये चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, चार्ज तो कैसा है नेगेटिव, चार्ज नेगेटिव है तो वी क्रॉस बी तो नीचे आया, पर ये नेगेटिव होने के कारण जो फोर्स है वो ऊपर आएगा, ठीक है। ये खुद जो है ये माइनस ही है, तो जो फोर्स होगा वो वी क्रॉस बी के अपोजिट होगा, ठीक। तो यहां से देखें तो वी क्रॉस बी, अब वी क्रॉस बी यहां पे वैल्यू पटक दू तो देखो वी इधर बी बाहर, तो वी और बी के बीच में एंगल जो है वो 90 है, वी और बी के बीच में एंगल कितना है 90, तो वी क्रॉस बी हो जाएगा वी बी साइन 90, साइन 91 है, तो ये सीधा वी बी लिख सकता हूं, ये फोर्स आ जाएगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा, ठीक है। किधर लग रहा होगा तो मैंने अभी बताया वी क्रॉस बी जो है वो नीचे आया, मतलब फोर्स जो है ऊपर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये वैल्यू पटक दो बस, है ना। ई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, कूलम। वी वेलोसिटी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। बी कितना मैग्नेटिक फील्ड कितना इस पे, तो ये रहा, ये कितना है म्यू नॉट, कितना होता है म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये म्यू नॉट। आई की वैल्यू कितनी 5 बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कितना
0.20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर में। ठीक है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यहां कटकुट आ जाएंगे, जल्दी देखो। 2 पाई 4 पाई गया ये 2 सबसे पहले तो। ठीक है, ये 0.2 तो ये गया यहां बच गया ऊपर 10। ठीक, आगे देखते और 10 की पावर 5, 10 की पावर 1 और एक और, तो 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -1 बचा। कितना बचा 10 की पावर -1? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 0.5। 5 इंटू 10 की पावर -1 कितना हो जाएगा 0.5। तो ये पूरा टर्म जो है 0.5 बचा, ये पूरा का पूरा 0.5, मतलब ये समझ में आया, ये पूरा 0.5 बचा। ठीक है, और ये 0.5 इंटू ये करेंगे, 0.5 इंटू ये करोगे तो 16 इंटू 5 कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.8। कितना बन जाएगा 0.8। तो 0.8 इंटू 10 की पावर -19 ये आंसर आना चाहिए फोर्स में, न्यूटन में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट जो है वो ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी, क्या 0.8 इंटू 10 की पावर सही तो लिखा है क्या? अच्छा, माइनस दिखाई नहीं दे रहा है, माइनस दिखाई तो दे रहा है, इतना क्लियर क्लियर, ये वाला भी माइनस दिखाई दे रहा है, ये वाला भी माइनस दिखाई दे रहा है, और कैसे क्लियर दिखाई दे रहा है? जूम करूंगा, लो अब दिखाई दे रहा -20। हाँ हाँ, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे मैच कर जा रहा है। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है काफी। अगले पे चलते। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि a square loop ABCD carrying a current I is placed near a coplanar and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I। ठीक है, तो कह रहा है कि ये एक वायर है, इस वायर में करंट जो बह रहा है वो कैपिटल आई बह रहा है, और इसी के प्लेन में, जैसे ये जो है, इसी के साथ यहां पे अपन ने एक कोप्लेनर लूप रख दिया। ठीक है, इस लूप में जो करंट है वो करंट बह रहा है स्मॉल आई। ठीक, फिर द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी। अब सुनो, इस लूप पे नेट फोर्स बताना है। तो पहली चीज इधर देखें, ये वायर है, अभी अपन ने पढ़ा है कि एक वायर से, इनफाइनाइट वायर से आर दूरी पे फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये रिजल्ट, पहली चीज तो ये काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, कि एक इनफाइनाइट वायर से आर दूरी पे जो फील्ड होती है वो ये होती है। किधर होती है फील्ड? तो देखो, वायर में जैसे करंट बह रहा है उसके अलोंग थंब, ठीक है, और फिंगर्स को कर्ल करो, तो इधर करंट बह रहा है, मैंने थंब इधर रखा, फिंगर्स को कर्ल करूंगा, देखो फिंगर्स को कर्ल करा, तो इधर से फील्ड बाहर आ रही होगी, इधर से फील्ड अंदर जा रही होगी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहां से फील्ड जो है वो बाहर आ रही होगी, और यहां फील्ड जो है वो अंदर होगी। एक कंसेप्ट तो इस क्वेश्चन में ये काम आएगा। दूसरा क्या काम आएगा? दूसरा हम पढ़ चुके कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई वायर रखा हुआ है, ये वायर रख रखा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाती है, और वो फोर्स कितना लगाती है? आई एल क्रॉस बी। बस यही दो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। एक तो ये कि फील्ड होती कितनी है, और दूसरा कि उस फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगता है। ठीक है, तो इन दो कंसेप्ट के अलावा तीसरा यहां पे कोई भी कंसेप्ट काम आने वाला नहीं है। ये दो कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो करते हैं। देखो, इसमें करंट आई बह रहा है, तो यहां बताओ यहां फील्ड कितनी होगी, ये बताओ पहले तो। ये सारे पॉइंट कितनी दूरी पे? L/2। तो यहां जो फील्ड होगी वो फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई L/2। ये फील्ड होगी यहां पे हर जगह। ठीक है, अब इसमें करंट किधर बह रहा है? इस वायर में, करंट किधर बह रहा है? ऊपर की तरफ। फील्ड कैसे है यहां पे? फील्ड कैसे है ये बताएं जल्दी से मेरे को। देखो, इसकी वजह से यहां पे फील्ड देखूंगा तो फील्ड अंदर है, और करंट ऊपर बह रहा है।
तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आई एल क्रॉस बी। तो एल क्रॉस बी करो, देखो एल क्रॉस बी, तो फोर्स इस पे इधर आया, इसको बोल देता हूं F1। क्या पॉइंट यहां तक समझ में आया? तो पहले F1 निकालते हैं। F1 कितना हो जाएगा? F1 देखना कितना करंट बह रहा है, तो आई एल क्रॉस बी, एल और बी के बीच में एंगल, एल और बी के बीच में एंगल 90, तो ये बन जाएगा आई एल क्रॉस बी, तो आई एल बी साइन 90, आई एल बी, तो एल है तुम्हारा, एल एल ही दे रखा है, बी कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल बाई 2, ये 2 उड़ गया, एल एल भी उड़ गया। ठीक है, यहां से कितना आ गया फोर्स, जल्दी बताएं, ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, म्यू नॉट आई इंटू आई अपॉन पाई, क्या यही आया? ठीक है, अगला अच्छा, फिर इसके बाद देखो इस पे फोर्स, इस पे फोर्स। अब देखो डायरेक्ट यहां रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। क्या रिजल्ट यूज कर सकते हो कि दो वायर जो कि अगर पैरेलल है तो उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगता था, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी। वो रिजल्ट अगर यूज करते तो भी यही आंसर आता। देखना इसमें करंट ऐसा है, इसमें भी करंट ऐसे, तो ये दोनों क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। देखो इस पे फोर्स इधर लगा है, कितना लगता, तो म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी, आई वन आई टू, आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी, डी डी मतलब एल बाई 2। ठीक है, ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको लेंथ से गुणा करोगे तो फोर्स आएगा, लेंथ से गुणा करोगे तो वापस से एल एल कट जाएगा और आंसर यही आ जाएगा। ये क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, सिमिलरली इस पे निकालो, इस पे जल्दी से निकाल दो। इसमें करंट कैसे बहेगा, इसमें करंट कैसे बहेगा, नीचे, इसमें करंट बह रहा है ऊपर, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब इस पे फोर्स इधर लगेगा, ये मान लेता हूं F2 लग रहा है। ठीक है, तो F2 कितना होगा जल्दी बताओ, F2 कितना होगा, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी, 2 पाई डी, डी कितना, एल बाई 2 प्लस एल, तो मतलब 3 एल बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, इनटू लेंथ करोगे, इनटू लेंथ मतलब एल, तो ये आ गया उस हिस्से पे लगने वाला फोर्स, ये कट गया। ठीक है, 2 से 2 भी कट गया, ये आ गया म्यू नॉट आई आई अपॉन 3 पाई। ठीक है, ये था म्यू नॉट आई आई अपॉन पाई और ये म्यू नॉट आई आई अपॉन 3 पाई। ठीक है, अब इन दोनों पे आ गया। ठीक, अगला चीज इस पे देखना, इसमें यहां से यहां जाओगे, जैसे 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 देखना, इस पे छोटा सा ये टुकड़ा पकड़ता हूं, देखना इसमें करंट कैसे दौड़ रहा है, ऐसे। ठीक है, बी टू सी करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो डीएल क्रॉस बी करो, डीएल क्रॉस बी, इस पे फोर्स निकाल रहा हूं, डीएल क्रॉस बी। देखो बी किधर है, बी किधर है, अंदर, बी अंदर है, तो डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी, फोर्स आया इस पे ऊपर, इस पे फोर्स किधर है, ऊपर। ऐसे ही नीचे ये जो सेगमेंट लूंगा इस पे फोर्स किधर आएगा, नीचे। देखना डीएल क्रॉस बी करो, इसमें करंट ऐसे दौड़ेगा, तो डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी करूंगा तो इसमें आएगा फोर्स नीचे, तो यानी इस पे फोर्स ऊपर, इस पे फोर्स नीचे, इसका मतलब इन दोनों का नेट फोर्स देखूंगा तो वो कैंसिल आउट कर गया। ऐसे सिमिलरली यहां टुकड़ा लूं, यहां टुकड़ा लूं, तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर और इस पे फोर्स लगेगा नीचे, वो भी कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब इस सेगमेंट पे जितना ऊपर लग रहा है उतना ही इस सेगमेंट पे नीचे लग रहा है, तो मतलब इन दोनों पे मिला के तो नेट फोर्स कितना है, 0। तो इन दोनों पे क्या नेट फोर्स निकाल सकते हो, इस पे F1 कितना है, F1 कितना है, म्यू नॉट आई आई अपॉन पाई, और F2 कितना है, म्यू नॉट आई आई अपॉन 3 पाई। तो नेट कितना आ गया, ये माइनस ये माइनस ये नेट फोर्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आई अपॉन पाई माइनस म्यू नॉट आई आई अपॉन 3 पाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो 3 पाई कॉमन ले लूं, 3 पाई कॉमन लूंगा, ये बन जाएगा 3 म्यू नॉट आई आई माइनस म्यू नॉट आई आई, मतलब 2 म्यू नॉट आई आई। ये आंसर हो जाना चाहिए। यहां देखें तो आंसर कौन सा है, 2 म्यू नॉट आई आई अपॉन 3 पाई, जो ऑप्शन बी जो है वो यहां पे मैच कर जा रहा है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं अगले पे। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर कॉइल एबीसीडी, ये एबीसीडी एक कॉइल है। ठीक है,
कैरिंग ए करंट आई इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को रख रखा है और इसमें करंट जो है वो आई बह रहा है, ठीक। इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट ए बी इज एफ, ए बी पे, ए बी सेगमेंट जो है उस पे फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है। ए बी सेगमेंट इस पे जो है वो फोर्स एफ लग रहा है, ठीक। तो द फोर्स ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट बी सी डी ए, इस पे बचे हुए सेगमेंट ये बी सी डी ए ये वाले पे, इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो याद करो अपन ने लास्ट जो सेगमेंट देखा था उसमें क्या देखा था कि कोई करंट कैरिंग लूप अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो, करंट कैरिंग लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर नेट फोर्स कितना होता था? उस पर नेट फोर्स होता था 0। तो यानी इस पूरे सेगमेंट पे फोर्स 0 लगना है। अब पूरे पे अगर फोर्स 0 लगना है तो इस पे फोर्स F लग रहा है, तो गारंटेड बचे हुए जो है उस पे फोर्स -F लग रहा होगा, तभी फोर्स कितना होगा? 0, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा सवाल है, बस इसी फंडे का यूज कर रहा है कि करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो उस पर टोटल फोर्स 0 होता है। एक टुकड़े पे फोर्स F है तो गारंटेड बचे हुए पे -F होगा, तभी इस पे टोटल 0 होगा, ठीक है। तो यहां ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी जो है वो मैच कर गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ सर्टेन करंट एंड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, मैग्नेटिक फील्ड ही दे दी। कह रहा है कि एक वायर है, देखना एक वायर है, लॉन्ग वायर बोल रखा है तो यानी इनफाइनाइट बोल दिया, ठीक है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे दे रखी कितनी, तो बी की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। इतनी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड इतनी है ये यहां से 5 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है। आगे चलते, एन इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर moves with the velocity 10⁷ मीटर पर सेकंड towards the wire and along perpendicular to it। ये कह रहा है कि यहां एक इलेक्ट्रॉन रखा है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी दूरी पे? 5 सेंटीमीटर दूरी पे, और कितनी स्पीड से चल रहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो? कितनी स्पीड से चल रहा है? 10⁷ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी स्पीड से चल रहा है। अब मेरे को बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा। तो याद करो ये इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा? QV×B। बस इसको सॉल्व करना है, खुद से करो, आंसर निकालो, बताओ। इधर देखो QV×B बताना। देखो ये इलेक्ट्रॉन जो कह रहा है वो कह रहा है इस वायर के परपेंडिकुलर दौड़ रहा है, मतलब ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है। तो V×B करो। अब B देखना, इस वायर में करंट ऊपर दौड़ा, ठीक है, तो B अंदर होगा, और वायर में करंट नीचे दौड़ा तो B बाहर होगा। पर यानी B होगा तो या तो अंदर या बाहर, तो V के तो परपेंडिकुलर है, V के तो क्या है? परपेंडिकुलर। तो V और B के बीच में एंगल तो 90 रहेगा, तो ये फोर्स कितना आ जाएगा? सीधा बताओ, फोर्स आ जाएगा QVB। सारी वैल्यू दी हुई है, देखना Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, V की वैल्यू कितनी वेलोसिटी से दौड़ रहा है? 10⁻7, और B जो है वो दे रखा है 2 × 10⁻⁻4, और इसको सॉल्व करोगे तो ये थर्ड आंसर जो है यहाँ पे C जो ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा, ठीक है। C ऑप्शन क्या कर जाएगा? मैच, ठीक है। आगे चलते, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है करंट कैरिंग क्लोज लूप इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रख रखा है, ठीक है, और फील्ड जो है वो AB के अलोंग लग रही है, AB के अलोंग, इसका मतलब फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे लग रही है या नीचे की तरफ ऐसे लग रही है, ठीक है, AB के अलोंग ऐसे, ठीक। मान लिया फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे लग रही है B, और ये बोल रखा है कि B जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्लोज लूप रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है? 0, ठीक है, नेट फोर्स 0 होता है। आगे देखते हैं, इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म BC इज F वेक्टर, BC पे जो फोर्स लग रहा है, BC पे जो फोर्स लग रहा है वो F वेक्टर लग रहा है, ठीक। फिर द फोर्स ऑन द आर्म AC इज, AC पे कितना फोर्स लगेगा? अब देखें, एक मिनट इधर देखें,
मेरे को ये पता है कि फोर्स ऑन ए बी प्लस फोर्स ऑन बी सी प्लस फोर्स ऑन सी ए मिला के, इन तीनों पे फोर्स मिला के कितना होना चाहिए? जीरो, क्योंकि ये क्लोज लूप यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होता है तो फोर्स जीरो होता है। ये चीज मुझे दे रखी है, बीसी पे फोर्स कितना लग रहा है, तो ये उसने दे रखी है एफ वेक्टर, मतलब इन दोनों पे मिला के भी फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो, सॉरी माइनस एफ। कितना होना चाहिए? माइनस एफ। अरे इन तीनों पे मिला के जीरो होना है, इस पे एफ लग रहा है तो इन दोनों पे मिला के कितना लगना चाहिए? माइनस एफ, तभी वो जीरो होगा, नहीं तो जीरो होना पॉसिबल नहीं है। अब देखना, बी इधर है, इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर फोर्स। अब देखना, अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा है, अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा है तो फोर्स कितना आएगा? आई एल क्रॉस बी। एल और बी दोनों पैरेलल हैं तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब ए बी पे फोर्स जीरो है, तो गारंटेड सी ए पे जो फोर्स होगा वो माइनस एफ होगा। ठीक है, इस पे फोर्स जीरो है, इस पे एफ दिया है, इस पे माइनस एफ होना पड़ेगा, तभी ये तीनों का मिला के जीरो होना है। ठीक है, तो यहां जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी जो है वो मैच कर जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे रिपीट है जो पिछले से पिछला क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, ए स्क्वायर करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक स्क्वायर करंट कैरिंग लूप रख रखा है, स्क्वायर शेप का ये। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रख रखा है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप। लूप के प्लेन में ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है। मान लो इधर की तरफ एक्ट कर रही है। ठीक है, अब जब इधर की तरफ एक्ट करी तो एक चीज तो बिना आगे क्वेश्चन पढ़ा ही मैं ये कह सकता हूं कि इधर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड लगी है तो इस पे फोर्स जीरो हो गया और इस पे फोर्स कितना हो गया? जीरो। ये तो दोनों, क्योंकि एल और बी दोनों पैरेलल है, एल और बी दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो फोर्स जीरो हो जाएगी, तो बचेगा फोर्स इन्हीं पे। ठीक है, आगे क्या कह रहा, इफ द फोर्स ऑन वन ऑफ द आर्म ऑफ लूप इज एफ, तो इसका मतलब देखो, इस पे तो जीरो है, इस पे जीरो है, इसका मतलब ये कह रहा है कि इस आर्म पे अगर एफ लग रहा है, टोटल कितना लगना है? इस पे जीरो, तो इस पे एफ लग रहा है तो इस पे कितना लगना पड़ेगा? माइनस एफ। तो ये जो है इस पे माइनस एफ लगेगा, और यही इसने पूछा है कि बचे हुए लूप पे, बचे हुए लूप पे कितना लगेगा। तो देखो, इस पे जीरो, इस पे जीरो, तो इस पे माइनस एफ। ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी जो है वो मैच कर गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया? तीसरी बार। ठीक है, तीसरी बार यही सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हो गया, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, आगे चलते, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला a magnetic needle performs 20 complete oscillation in 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड में कितने ऑसिलेशन पूरा कर रहा है? 20। ठीक है, ध्यान से देखें, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 20 ऑसिलेशन पूरे करें। इसका मतलब एक ऑसिलेशन जो पूरा करा होगा, क्या वो 5/20 मतलब 1/4 सेकंड में करा होगा? ठीक है, अब एक ऑसिलेशन जितने टाइम में पूरा करा जाता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यानी टाइम पीरियड जो है वो 1/4 सेकंड दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से यही पता पड़ रहा है कि टाइम पीरियड कितना है। आगे क्या कह रहा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ निडल इज इतना। निडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिख देता हूं, वो दे रखा है मुझे 9.8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे दे रखा है। फिर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निडल इज इतना। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बताना है। वो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ x इंटू 10⁻⁻5 है, हमें बताना है ये x कितना है। अब ध्यान सुने, इस क्वेश्चन का पहले मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से देखो, एक मिनट इधर देखें। मान लो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी है, और मैग्नेटिक निडल जो है वो यहां से बी के साथ मैग्नेटिक निडल जो है वो एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, बी के साथ मैग्नेटिक निडल जो है वो एंगल थीटा बना रही है, इसका मतलब एम वेक्टर जो है वो ऐसे। ठीक है, एम वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे। अब एम वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे होने के कारण इस निडल पे जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क हम पढ़ चुके हैं, टॉर्क होता है एम क्रॉस बी। निडल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ठीक है, या मैग्नेटिक डायपोल जो है वो, ये निडल मतलब डायपोल ही है, तो ये डायपोल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ तो उस पर टॉर्क लगेगा एम क्रॉस बी।
क्या कहानी वैसी है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा होता था, उस पर टॉर्क होता था P क्रॉस E, ठीक है, तो यही M क्रॉस B है। अब M क्रॉस B में यहां पे देखो M क्रॉस B को अगर सॉल्व करूं तो बन जाएगा MB sin थीटा, ये टॉर्क आया। टॉर्क को रोटेशन का यूज करके मैं लिख सकता हूं कि टॉर्क जो होगा वो I इंटू अल्फा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? I इंटू अल्फा के, तो I इंटू अल्फा जो होगा वो हो जाएगा MB sin थीटा। अगर थीटा छोटा है, थीटा छोटा रहेगा, ये एंगल जो है वो अगर छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं। तो यहां से पता पड़ रहा है कि अल्फा जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अल्फा जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल है। आई नीचे ले जाऊंगा तो इसका मतलब यहां से अल्फा देखूं तो वो अल्फा आ रहा MB बाय आई इंटू थीटा। यहां से ये वाला दिख रहा होगा कि देखो अल्फा जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये जो टर्म है ये टर्म ओमेगा स्क्वायर है। ये टर्म क्या है? ओमेगा स्क्वायर। और ये टर्म अगर ओमेगा स्क्वायर है तो टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आई है अंडर रूट MB बाय आई। देखो ये ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा होगा अंडर रूट MB बाय आई, तो इसका मतलब यहां से टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय MB, ये आंसर। अब ये रिजल्ट यहां पे अपन ने मैग्नेटिक डायपोल के लिए डिराइव करा है। मैं कह रहा हूं ये इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी यही रिजल्ट आएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहा हो तो उसका टाइम पीरियड कितना आएगा, तो टाइम पीरियड यही आएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई। कितना हो जाएगा? पी, एम की जगह पी लिख दोगे, बी की जगह ई लिख दोगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो कि डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो जो ऑसिलेट करता है तो उस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड आता है वो टाइम पीरियड आता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी या आई बाई एम बी, ठीक। अब यहां सारी चीजें उसने दी है, देखना टाइम पीरियड जो है वो दे रखा है, टाइम पीरियड हमें दिया 1/4, ठीक है, 2 पाई को 2 पाई रहने देना। आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया ये रहा, ठीक है। बी जो है वो दिया था मैग्नेटिक फील्ड, हमें शायद दी है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड 0.049 टेस्ला। एम निकालना है और वह एम यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्या ये क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है, करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो डी यहाँ पे मैच करे, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर जो है वो डी है। यहाँ सारी वैल्यू पटकनी है सिर्फ, बाकी सब कुछ दिया, टाइम पीरियड दिया है, आई दिया है, बी दिया है, एम निकालना है। वो जब एम निकाल लोगे तो आंसर जो है वो डी ऑप्शन जो है वो मैच करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन अ सर्टेन रीजन। कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर if an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of field, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को अपन ने फेंका और उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इन्हीं फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने कहा कि E और B जब दोनों मौजूद होते हैं तो पहले एक एक करके सोचो कि सिर्फ B होता तो क्या होता। अब B होता तो V और B पैरेलल है तो इसका मतलब कोई फोर्स लगने वाला ही नहीं है, तो ये सीधा का सीधा सिर्फ ऐसा कैसे जाता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आने के कारण इस पे फोर्स लगेगा और वो फोर्स जो लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन लगता है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इधर की तरफ क्यू ही लगेगा। क्यू मतलब ई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ई इधर की तरफ फोर्स लगेगा। इस फोर्स के कारण इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये चार्ज पार्टिकल इधर धीरे धीरे कम होगा एंड देन वापस ऐसे भक्के इधर आ जाएगा, ठीक। यहां देखें तो ऑप्शन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो कह रहा है स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगी। हाँ सही है, स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक। और इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज एंड सो ऑन विल टर्न टुवर्ड्स राइट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। नहीं, राइट और लेफ्ट तो मुड़ने वाला नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा, रुकेगा और वापस ऐसा जाएगा, ठीक है। तो जो पाथ होगा वो तो स्ट्रेट लाइन ही है, पहले स्लो होगा और फिर फास्ट होकर वापस इधर आ जाएगा, तो यही होने वाला है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले पे चलते, चलो इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतनी है, कितनी है? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 3.57 इंटू 10⁻², इतनी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी टेस्ला। इफ द वैल्यू ऑफ E बाय M
इज ये, तो E बाय एम मतलब स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो E बाय एम जो है स्पेसिफिक चार्ज मेरे को दे रखा है कितना 1.76 इंटू 10 की पावर 11, ठीक। फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अब सुने, अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम बाय क्यूबी, ये रट लिया हमने, ठीक है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम बाय क्यूबी, पर टाइम पीरियड नहीं पूछा हमसे, पूछा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड पता है तो वन, इसका उल्टा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्यूबी बाय 2 पाई एम, यहां सारी वैल्यू पटकनी, सब कुछ दिया है। क्यू बाय एम दिया हुआ है, क्यू बाय एम दिया हुआ है, देखो क्यू बाय एम दिया हुआ है 1.76 इंटू 10 की पावर 11, ये क्यू बाय एम दिया है। बी दिया हुआ है 3.57 इंटू 10 की पावर -2, ठीक, बाय 2 पाई, 2 पाई, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या करोगे, इसको पाई 1.76 3.572, ठीक है। तो गंदा सा दिख रहा है, इसको सॉल्व करो, खुद से सॉल्व कर लो, आंसर यहाँ पे मैच कर जाएंगे। इन चारों सॉल्व कर लो खुद से, देखो दो दो ये कट जाएंगे, शायद इजी सॉल्व हो जाएगा ये शायद ये जो है ना, ये 1.7 और 1.7 3.4 समथिंग जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 2 से ये एक बार काट दो, ये बन जाएगा तुम्हारा 0.88, हाँ 0.88, ठीक है, 0.88 ये बन गया। और पाए जो होता है वो 3.14 है, ठीक है। तो इसको रख देता हूं मैं 3.14। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आंसर देखें तो ये देखो, सारे ऑप्शन देख लो एक बार, ठीक है। ये देखना, ये बन गया 10 की पावर -11 और 10 की पावर -2, तो ये बन गया 10 की पावर 9, ठीक है। कितना बन गया 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। और यहां देखें ये हो गया 0.88 इंटू 3.57 जो है, इसको देखो 3.57 को 0.88 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से थोड़े से कम से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब ये आंसर जो आएगा वो 3.57 से थोड़ा कम आएगा, और 3.57 से कम आएगा तो आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली ये इतना ही, अप्रोक्सीमेट इतना ही ऊपर बन रहा होगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा 1 के आसपास होना चाहिए। तो 1 देखो ऑप्शन, एक तो या तो ये है या ये। अब देखना, इसमें दिया मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब 10 की पावर 6 हो गया, तो यहां 10 की पावर 6 का तो कुछ है ही नहीं, ये कितना बनना है 10 की पावर 9, ठीक है। तो गीगाहर्ट्ज मानना चाहिए, तो ऑप्शन जो है ए जो है वो यहां पे मैच कर गया, ठीक है। तो 1 गीगाहर्ट्ज जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट ये 1 ही आएगा, ठीक। चलो अगले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, a proton and an alpha particle both enter a region of uniform magnetic field B। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, देखना प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, ठीक, मूविंग एट राइट एंगल टू द फील्ड बी। अब देखो इस स्टेटमेंट से क्या पता पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंटर करे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंटर करे, इसका मतलब सर्कल में घूमेंगे। कैसे घूमेंगे, सर्कल, जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट बोथ द पार्टिकल इज इक्वल, कह रहा दोनों की रेडियस बराबर है, दोनों की रेडियस बराबर है, इसका मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो बराबर है। आगे क्या बोल रहा, the kinetic energy acquired by the proton is 1 mega electron volt, the energy acquired by the alpha particle will be, ठीक है। तो रेडियस दोनों की बराबर है, तो क्या रेडियस काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हो, रेडियस काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या लिखते हैं जल्दी बताओ। रेडियस को लिखते थे अपन mv बाई क्यूबी, mb को लिखते थे p, और p को लिखते थे √2m/ke, तो ये लिख सकते हो √2m/ke बाय, ये हो गया p, ठीक है, p बाय क्यूबी, अरे mv बाई क्यूबी होती थी रेडियस, ठीक है। तो ये चीज लिख सकते हो। अब इसके बाद अल्फा पार्टिकल के भी लिखोगे तो ये यही होगा 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू बी। यहां ये सब प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए था। अब देखना ये चीजें कुछ हमें दिए, क्या क्या दिए देखो। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, कट गया, 2 2 कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो,
दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। अब सुने, मेरे को निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये टर्म निकालना है, ये टर्म निकालना है। तो इन सारों को इधर भेज दूं और इन सारों को इधर भेजूंगा तो यहां से क्या आ रहा है, देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ रही है, देखो इस टर्म को यहीं रहने दो, बाकी उधर भेज दो। उधर भेजोगे तो बन जाएगा क्यू अल्फा का स्क्वायर अपॉन क्यू प्रोटॉन का स्क्वायर, ठीक है, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा, ठीक है, इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आ गया, ठीक है। अब यहां ये सबको पता है, इधर देखें चार्ज का रेशो अल्फा और प्रोटॉन के लिए, तो अल्फा में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जल्दी बताएं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, ये, ठीक है। तो चार्ज जो है इस पे वो प्रोटॉन का डबल चार्ज है, कितना चार्ज है प्रोटॉन का, डबल। देखो प्रोटॉन के चार्ज से ये डबल चार्ज है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर जो है ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 4, कितना आएगा 4। अरे अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है वो 2e है और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो e है, तो 2e का स्क्वायर हो गया 4e स्क्वायर और नीचे हो गया e स्क्वायर उड़ गया तो ऊपर 4 बचा, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो प्रोटॉन के मास का 4 गुना ये होगा, नहीं समझ में आया, अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो तो प्रोटॉन के मास का कितना होगा 4 गुना, ठीक है। तो यहां 4 बना था, यहां 1/4 बन गया, ठीक है। तो ये कट गया पूरा का पूरा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन सेम ही आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो थी वो दे रखी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे मैच कर गया। क्या क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब इसके जो डेटा थे ये चार्ज का रेशो, मास का रेशो, ये कई जगह और भी काम आते हैं, तो ये ध्यान रखोगे, ठीक। आगे चलते, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेक्स एन रोटेशन पर सेकंड, एन रोटेशन पर सेकंड, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर हैज अ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो पर सेकंड एन रोटेशन कर दे रहा है, पर सेकंड, एक सेकंड में एन रोटेशन कर दे रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहां से देखो तो एक सेकंड में एन बार पास कर गया, कितनी बार पास कर गया, एन बार। तो एक बार पास करा तो चार्ज ई पास करा, फिर दूसरी बार पास करा, फिर ई पास करा, फिर ई, फिर ई, फिर ई, तो एक सेकंड में क्या एन ई चार्ज पास कर गया। तो करंट, इसको मैं बोल सकता हूं कि एक वायर में करंट बह रहा है और वो करंट की वैल्यू कितनी होगी, कितना चार्ज पास कर रहा है, एन ई, कितने टाइम में, एक सेकंड में, मतलब करंट की वैल्यू एन ई आ गई। अब वो बोल रहा है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, याद करो सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये फील्ड याद होगी, ठीक है। सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो यहां पे देखो तो म्यू नॉट इनटू आई कितना, एन बाय 2r, ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। यहां ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो है कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, सी जो ऑप्शन है वो मैच कर गया। क्या क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अगले पे चलते, इस क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि when a proton is released from rest in a room it starts with the initial acceleration a naught towards west, ठीक है। तो प्रोटॉन को अगर रेस्ट से छोड़ा है मतलब वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो जैसे छोड़ते हैं इसका एक्सेलरेशन ए नोट हो जाता है वेस्ट की तरफ। इसका मतलब अगर मैं यहां पे डायरेक्शन बनाऊं, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ा, सॉरी प्रोटॉन यहां से छोड़ा, तो इसका छोड़ना है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। अब वेलोसिटी 0 है तो क्या इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो क्या होता है क्यू वी क्रॉस बी, वी कितना है 0, वी 0 तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगेगा। इसका मतलब जो भी इसका एक्सेलरेशन आएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण आएगा।
अब इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ उसने बोला है कि इधर की तरफ एक्सेलरेशन ए नोट है, इसका मतलब इधर की तरफ जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स एम ए नोट लग रहा होगा, और वो फोर्स गारंटेड फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो लगने वाला ही नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो लगता है क्यू इंटू ई। ठीक है, क्यू जो है वो प्रोटॉन दे रखा है, तो क्यू जो है वो ई है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ गई वो आ गई एम ए नॉट बाय ई। पहली चीज तो यहां से ये पता पड़ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी। तो ये पहली चीज तो ये पता पड़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होनी चाहिए वेस्ट की तरफ। तो यहाँ ऑप्शन देखो तो ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ विद द वेलोसिटी वी नॉट। ठीक है, नॉर्थ में फेंका वी नॉट से, अब जब फेंक दिया है तो गारंटेड इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखना, नॉर्थ में फेंक दिया वी नॉट से, ठीक है, वी नॉट से फेंक दिया, फिर इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3a नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। इसका मतलब क्या कि अभी भी इस पे जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ 3a नॉट आ रहा है, ध्यान से सुने। तो 3a नॉट में से कितना हिस्सा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है? a नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन है वो तो a नॉट है, इसका मतलब बचा हुआ एक्सेलरेशन 2a नॉट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण है, हाँ कि ना? ठीक है, इस पे चार्ज जो है वो E है, चार्ज जो है वो E है। ठीक है, वेलोसिटी इसकी v नॉट है। ठीक है, अब देखो इधर की तरफ एक्सेलरेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ध्यान से सुने, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इधर की तरफ एक्सेलरेशन है वो 2a नॉट है, क्योंकि a नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण इतना है, इसको मास से गुणा करूंगा, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स आना चाहिए। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स इतना आ गया, मैग्नेटिक फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? क्यू वी क्रॉस बी, ये m इंटू 2a होगा, वेस्ट की तरफ होगा कि नहीं होगा? अब सुने, वेलोसिटी किधर है? नॉर्थ में, चार्ज पॉजिटिव है, तो b किधर होना चाहिए ताकि फोर्स इधर आए? देखो फोर्स इधर चाहिए, वेलोसिटी इधर है। ठीक है, तो b जो है वो अंदर होना चाहिए। देखिए एक मिनट, v क्रॉस b करूंगा तो फोर्स इधर आएगा। ठीक है, तो यानी b जो है वो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। ठीक है, इनटू द बोर्ड होगा, ये समझ में आया? ठीक है, अब इनटू द बोर्ड मतलब यहां अगर रूम में देखोगे तो नीचे की तरफ, किधर की तरफ? नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहां जो b है वो नीचे की तरफ आना चाहिए, रूम में नीचे की तरफ, यहां से b निकाल दो तो कितना आना चाहिए? देखो ये हो गया तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे क्या था, 2a नॉट था, ये m इंटू 2a नॉट, यहां से हमें b निकालना है, तो b कितना आ जाएगा जल्दी बताए? m इंटू 2a नॉट अपॉन q के मतलब e, और वेलोसिटी कितनी दे रखी? v नॉट। ठीक है, v और b दोनों परपेंडिकुलर है, तो b सीधा का सीधा यही आ गया। ठीक है, यहां से देखें, यहां से देखें तो ये किधर की तरफ होना चाहिए? इतना b नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया, कह रहा है इतना है ऊपर की तरफ, जो कि गड़बड़ हो गया। अब ऑप्शन अपन चेक करते हैं सी और डी, तो सी और डी चेक करें, ये रहा सी ऑप्शन कह रहा कि इतना मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो हाँ ये जो सी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना वेस्ट की तरफ और इतना नीचे की तरफ। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कह रहा एन अल्टरनेटिंग electric field of frequency nu is applied across the Ds of a cyclotron that is being used to accelerate protons जिसका मास m है. The operating magnetic field B used in the cyclotron and the kinetic energy of proton beam produced by it are given by. अब ये क्या कह रहा है? देखो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट समझते हैं। इधर देखें, साइक्लोट्रॉन मान लो तुम्हें नहीं आता है, साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट समझते हैं। ये कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन में क्या सिस्टम होता है, ऐसे कुछ डी शेप की दो डिस्क है, एक ये और एक ये दो डी शेप की डिस्क है। इन दोनों डिस्क के बीच में अपन अल्टरनेटिंग करंट लगा देते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, ये एसी लगा दिया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब क्या है कि एक बार ये हायर पोटेंशियल है, दूसरे अगले फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ये हायर पोटेंशियल है, फिर ये हायर, फिर ये हायर, फिर ये हायर, फिर हायर। इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में, ठीक है, जब ये हायर पोटेंशियल होगा, जब ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर ऐसे होगी। ठीक है, और अगले हाफ टाइम पीरियड में ये क्या होगा, ये हायर होगा और ये लोअर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। ठीक है, तो एक साइकिल में सुनना, एक साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार ऐसे और एक बार ऐसे होगी।
ठीक है, तो उसको एक पूरा साइकिल बोलोगे कि एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फिर ऐसे होगी, तो ये एक साइकिल हो गया। फिर अगली बार फिर ऐसे ये दूसरा साइकिल हो गया, फिर ऐसे ये तीसरा साइकिल हो गया, इस तरह। तो ये इस सोर्स के कारण ऐसे चेंज होती जा रही है अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि तुम एक बार ये हायर कर रहे हो, फिर अगले क्षण पे ये हायर, फिर ये हायर, फिर ये हायर, इस तरह से। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होती जा रही है डायरेक्शन ऐसे। ठीक, अब क्या हुआ, कह रहा है कि यहां से अपन ने एक प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन, यहां प्रोटॉन था, उस प्रोटॉन को ऐसे फेंका मान लो। ठीक है, प्रोटॉन को ऐसे फेंका, मान लो इस डी में, सुनना, इस डी में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सुनना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो बताओ जैसे ये प्रोटॉन एंटर करेगा, जैसे ही ये प्रोटॉन एंटर करेगा, इस पे फोर्स किधर लगेगा, V क्रॉस B से इस पे फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा, और फोर्स ऊपर लगने के कारण ये प्रोटॉन अब इस डी के अंदर ऐसे सर्कल में घूमेगा, वापस ऐसे आया। जब ऐसे आया, सुनो, जब ऐसे आया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन यहां पहुंचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले ऐसे थी, अब ऐसे कर दो। यानी जब प्रोटॉन आधा सर्कल पूरा करा, उस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज करा दो। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर दो। इधर जैसे ही करोगे तो प्रोटॉन जब यहां से वापस निकलेगा, तो प्रोटॉन पे फोर्स इधर लगेगा, प्रोटॉन पे फोर्स इधर लगेगा, तो प्रोटॉन एक्सेलरेट करेगा, मतलब प्रोटॉन की स्पीड बढ़ेगी। अब वापस यहां जब प्रोटॉन पहुंचा, फिर से मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। प्रोटॉन यहां पहुंचा, इधर देखें, प्रोटॉन यहां पहुंचा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, V क्रॉस B करो, V क्रॉस B, मतलब प्रोटॉन पे फोर्स नीचे लगा, फोर्स नीचे लगा, मतलब प्रोटॉन फिर से सर्कल में घूमना स्टार्ट करेगा ऐसे। अब देखो, जब यहां से यहां आया तो स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ी, इसका मतलब ये बड़े रेडियस में घूमेगा, क्योंकि रेडियस जो होती थी वो होती थी mv बाय क्यूबी। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, रेडियस बढ़ती जाएगी, तो बड़े बड़े रेडियस में घूमेगा। अब देखो, ये बड़े रेडियस में घुमा, तो फिर यहां पहुंच गया, फिर जब वापस यहां पहुंचा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसे थी, फिर अब ऐसे कर दो वापस। अब देखो, यहां से यहां जाना आधा साइकिल, फिर वापस यहां से यहां आना, फिर आधा साइकिल, ये पूरा साइकिल हो गया एक। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर करो, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर ये इधर जाएगा, फिर बड़े सर्कल में घूमेगा, एन इस तरह। तो कंटिन्यूअसली इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और ये ऐसे बड़े बड़े सर्कल में घूमता चला जाएगा। ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन का फिनोमेना है। इस साइक्लोट्रॉन को यूज करते हैं अपन चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने के लिए, चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने के लिए अपन साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। ठीक है, अब सोचो एक बार, सुनना, यहां से यहां जाना और यहां से वापस यहां आना, क्या टाइम पीरियड जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है? नहीं, कंटिन्यूअसली इस पे स्पीड तो बढ़ रही है, पर टाइम पीरियड तो स्पीड पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी बताओ, यहां से यहां जाने में पूरा सर्कल करने में कितना लगता है? 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो आधा सर्कल करने में कितना लगेगा? पाई एम बाई क्यू बी, इतना टाइम लगा। फिर वापस यहां से यहां आने में फिर से पाई एम बाई क्यू बी लगा, यानी एक साइकिल पूरा होने में जो टाइम लगा वो 2 पाई एम बाई क्यू बी लगा। तो एसी का भी एक साइकिल क्या इतने टाइम में पूरा होना चाहिए, तभी वो बार बार काम करेगा। यानी एसी के साइकिल की टाइम पीरियड और इसकी टाइम पीरियड सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? टाइम पीरियड तो तुम्हारा है 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्यू बी बाय 2 पाई एम। अब हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो दे रखी, फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी? न्यू, ये चीज न्यू दे रखी, तो न्यू इज इक्वल टू क्यू बी बाय 2 पाई एम। यहां से पूछा है कि बी कितना हो, यहां से इसने पूछा है बी कितना हो, तो बी कितना आ जाएगा? बी जो है वो आ जाएगा 2 पाई एम बाय क्यू इंटू न्यू। ठीक है, ऑप्शन देखें अगर, तो 2 पाई एम इंटू न्यू बाय ई, ये ऑप्शन जो है ये बी वाला, ये तो मैच कर रहा है, और फोर्थ भी मैच कर रहा है, यानी बी और सी तो पहले ही गलत हो गए। ठीक, अब एक और चीज पूछिए, एक और चीज क्या पूछिए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जब ये बाहर निकलेगा। अब देखो, जब बाहर निकलेगा तो इसकी रेडियस कितनी है? आर, इसने बोल रखा है रेडियस कितनी है? आर, तो रेडियस आर है, तो देखना रेडियस होती है एम बी बाय क्यू बी। ठीक है, एम बी को क्या काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या लिखोगे, जल्दी बताओ? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखोगे अंडर रूट 2 एम के, यहां से के ही पूछा सिंपली उसने, यहां से क्या पूछा है? के, बी ये रहा, बी ये रहा, बी यहां पटक दो, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करूं? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दूं? स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करके यहां लिख रहा हूं, देखना,
दोनों तरफ स्क्वायर करा, ये बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो देखना क्या बनेगा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्या क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर उड़ जाएगा, तो यहां नीचे बचेगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन ही दोबारा लिख रहा हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर न्यू स्क्वायर। ये आ गया, यहां से काइनेटिक एनर्जी m से m भी एक बार उड़ गया, यहां से काइनेटिक एनर्जी हम सीधा बता सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी जल्दी बताएं, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ये पूरा टर्म इधर ले जाओ, ये 2 से 2 भी उड़ गया, तो ये 2 पाई स्क्वायर m न्यू स्क्वायर बाय, हाँ सॉरी आर स्क्वायर, बस ये इतना। ठीक है, यहां पे ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन का फंडा याद रखोगे, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो है वो वही होता है जो पार्टिकल का होगा। ठीक है, रेडियस वाला फॉर्मूला निकलवा के इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है। क्या बोला, समझ में आया, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, वापस से रिपीट किया जा सकता है साइक्लोट्रॉन वाला। ठीक, अगले पे चलते, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग along the same direction in a certain region. If the electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of field, then the electron will turn toward left, will turn towards right. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन की E इधर है, B इधर है और इलेक्ट्रॉन को जो है वो इधर की तरफ v स्पीड से फेंक दिया। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो है वो नीट 2023 में आया हुआ, जो अभी अपन ने डिस्कस करा। ठीक है, और उसका आंसर भी अभी देखा था, आंसर जो था वो स्पीड जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, सी ऑप्शन जो है वहां पे मैच कर रहा है, तो इसको दोबारा बताने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कह रहा द अरेंजमेंट, एक मिनट इसको जूम करता हूं, हाँ, द अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स placed perpendicular to the plane of paper carrying same current I। कह रहा 3 वायर जो है, ये A, B और C, ये तीनों वायर जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे हैं। ठीक है, और तीनों में जो करंट बह रहा है वो करंट I एंड I बह रहा है। ठीक, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडल वायर B इज गिवन बाय, इस B वायर पे जो है वो पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लगेगा हमें ये बताना है। अब ये देखो, ये दोनों वायर पैरेलल है। ठीक है, और पैरेलल है, इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो हमने डायरेक्टली याद कर रखा है कि दो पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में करंट बहता है तो फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है। इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूं करंट जो है वो अंदर बह रहा है तीनों में, तो अट्रैक्टिव, इसका मतलब इस पे फोर्स इधर की तरफ लगा इतना। सिमिलरली इसकी वजह से जो इस पे लगेगा वो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, वो इधर की तरफ लगेगा, यानी नेट फोर्स जो आया वो नेट फोर्स इधर की तरफ आया कितना, ये F है ये भी F है, तो इसका √2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये √2 टाइम्स ही हो जाएगा, क्योंकि ये F है ये F है, तो आंसर जो होगा वो √2F आएगा। F ये रहा, तो √2F आंसर है। ठीक है, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ये आंसर आ जाना। इसका मतलब यहां अगर सॉल्व कर लो, ये 2√2 गया तो ये बन गया म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन √2 पाई डी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है, हाँ, ऑप्शन फोर्थ जो है वो मैच कर रहा है, ऑप्शन फोर्थ जो है वो मैच कर रहा है, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन √2 पाई डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा अ बीम ऑफ कैथोड रेज इज सब्जेक्टेड टू क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कैथोड रेज जो है वो गुजर रही है, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है और वो क्रॉस है, क्रॉस है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर क्या कह रहा, द फील्ड्स आर एडजस्टेड सच दैट द बीम इज नॉट डिफ्लेक्टेड। कह रहा है अब कैथोड रेज से क्या समझते हो, कैथोड रेज का मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम,
इलेक्ट्रॉन की बीम, खूब सारा इलेक्ट्रॉन का गुच्छा, वो कैथोड रे। वो कह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन का गुच्छा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों मौजूद है तो वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। अब याद करो अपन ने अभी पढ़ा था कि अगर रे अनडिफ्लेक्टेड जाए या चार्ज अनडिफ्लेक्टेड जाए, इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या वो E बाई बी के बराबर होगी। ठीक है, और V, B एंड E तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो और V इतना होता है तो अनडिफ्लेक्टेड जाता था, याद है क्या। ठीक है, आगे क्या बोल रहा, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द कैथोड रे इज गिवन बाय, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज बाय मास का रेशो पूछ रहा है, चार्ज बाय मास का रेशो पूछ रहा है। अब सुनो एक मिनट, मान लो ये तुम्हारा कैथोड है, ये तुम्हारा एनोड है, कैथोड रे जो जा रही है, कैथोड रे जो जा रही है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। किधर से किधर जा रही है, कैथोड से एनोड की तरफ। अब जब इधर से इधर जाएंगे तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी जब यहां जाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, कैथोड पे जो कैथोड रेज की पोटेंशियल एनर्जी है वो जब एनोड पे पहुंचेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, डेल्टा वी। कितना दिया है, डेल्टा वी। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी E डेल्टा वी, और वही यहां पे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब E डेल्टा वी जो पहले पोटेंशियल एनर्जी है कैथोड पे, वही एनोड पे जब पहुंचोगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और V हमें पता है कि V कितना होना चाहिए, E बाई बी। अगर अनडिफ्लेक्टेड जाना है तो V जो है वो E बाई बी होना चाहिए। यहां से हमें Q बाई एम निकालना है, यहां से क्या निकालना है, Q बाई एम। तो यहां देखो, यहां वैल्यू पटक दो तो देखो E बाई एम निकालना, तो M इधर ले आओ और डेल्टा V उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये बन गया E बाई एम इज इक्वल टू हाफ डेल्टा V नीचे चला गया। ठीक है, और V स्क्वायर इज E स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, E स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन देखा तो ये हो गया तुम्हारा, कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ जो ऑप्शन है डी जो है वो सही आंसर है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि a wire of length L meter carrying a current of I ampere is bent in the form of circle, its magnetic moment is। कह रहा है कि एक वायर है जिसकी लंबाई L है, वायर की लंबाई L है, इसी को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, ये कर दिया सर्कल में कन्वर्ट। ठीक है, तो इस सर्कल की रेडियस मान लेता हूं R, तो क्या ये 2 पाई R जो होगा वो L के बराबर होगा, क्योंकि वही वायर लाके सर्कल में मोड़े, तो 2 पाई R जो है वही L के बराबर है। ठीक, आगे क्या बोल रहा कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इसका। अब मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें करंट मान लो I बह रहा है, तो करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल मान सकते हैं, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता था वो होता था NI। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 1 ही है, I जो है वो I है, एरिया इस लूप का एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर, जहां पे R जो है वो ये रहा। ठीक है, R जो है वो L बाई 2 पाई है, तो आंसर जो आ जाएगा वो पाई R स्क्वायर, R इज L बाई 2 पाई, L बाई 2 पाई का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा पाई L स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इनटू I भी चल रहा है। ठीक है, हाँ क्या कुछ गड़बड़ करा है क्या, सही है ना, तो ये आंसर हो जाना चाहिए। देखें ऑप्शन, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। आगे चलते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक निडल सस्पेंडेड पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड requires √3 joule of work to turn it through 60 degree. The torque needed to maintain the needle in this position will be। ठीक, अब कह रहा है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ है। ठीक है, निडल जो है वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही है पहले। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इधर की तरफ ही है। अब कह रहा है इस निडल को 60 डिग्री से घुमाना है। कितने से घुमाना है, 60 से। तो मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री पे घुमा दो, मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री पे निडल को घुमा दिया, ये 60 डिग्री पे घुमा दिया, 60 डिग्री पे घुमा दिया। कह रहा है कि जो कार्य करना पड़ा वो कार्य करना पड़ा √3 जूल, यहां से यहां तक 60 डिग्री घुमाने में जो कार्य करना पड़ा वो कार्य करना पड़ा √3 जूल। तो वर्कडन याद करो, वर्कडन जो होता था वो होता था डेल्टा यू के बराबर। डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, और U जो होता था याद करो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती थी माइनस m डॉट बी, माइनस m डॉट बी।
यहां से लिख दें, सारी की सारी वैल्यू पता है, देखना वर्क डन जो है वो वर्क डन है √3 इज इक्वल टू यू फाइनल मतलब माइनस m डॉट बी इज एम बी कॉस 60, ठीक है, एम बी कॉस 60 तो मतलब एम बी बाई 2, ठीक है, माइनस का माइनस, यू इनिशियल मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, एम बी कॉस 0, ठीक है, एम बी कॉस 0 1 होता है मतलब ये बन गया m इंटू बी, ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे तो ये बन गया प्लस एम बी माइनस एम बी बाई 2 इज एम बी बाई 2, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म बन गया √3 इज इक्वल टू एम बी बाई 2, यहां से एम बी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2√3, अगर जरूरत पड़ेगी तो एम बी की वैल्यू 2√3 आ गई। अब क्या बोला आगे उसने कि इस 60 डिग्री पे मेंटेन करने के लिए इसको टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा, तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है m क्रॉस b, ठीक है, m क्रॉस b को लिख सकते हो m b साइन थीटा, थीटा पता है 60 तो साइन 60 होता है √3/2, और एम बी की वैल्यू अभी देखें, एम बी की वैल्यू आई 2√3, 2 से 2 उड़ गया तो ये आ गया 3, टॉर्क जो है वो 3 लगाना पड़ेगा, यहां से देखें तो 3 मतलब ये जो ये आंसर है, ये सही। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, अगले पे चलते, करें इस क्वेश्चन को, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर लूप कैरिंग a steady current I is placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a steady current I1 at a distance d from the conductor as shown in the figure. The loop will experience, अब ये कह रहा है कि ये एक लूप है, इस लूप में करंट I बह रहा है, वायर में जो करंट बह रहा है वो I1 बह रहा है, लूप इस वायर से d दूरी पे रखा है। ये एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन हमने फोर्स की वैल्यू निकाल के अभी पीछे सॉल्व किया था, ठीक है, इस बार इसने फोर्स की वैल्यू नहीं पूछी, बस इतना पूछा कि अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या करेगा। इधर देखें, इसमें करंट ऐसे बह रहा है I और इसमें करंट ऐसे बह रहा है I1, तो ये दोनों में देखो पैरेलल वायर है और सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों अभी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक, इस पे जो फोर्स लगेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है। फिर अगला इस पे, अब इसमें करंट ऐसे बह रहा है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है और इसमें करंट ऐसे बह रहा है, तो ये रिपेल करेंगे, ठीक है, और रिपेल करेंगे फोर्स ऐसा आएगा। अब ये देखो रिपल्शन वाला जो फोर्स है और अट्रैक्शन वाला फोर्स है उसमें ये देखो कि कौन सा फोर्स बड़ा होगा, तो देखो फोर्स जो होता था चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो वो होता था μ0I1I2/2πd, ठीक, इसका मतलब जितनी दूरी कम होगी फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा है और रिपल्शन फोर्स कम है, तो ओवरऑल जो है ये लूप जो है वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो ओवरऑल लूप जो है वो अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब यहाँ ऑप्शन देखें तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर, हाँ सही है, ये पहला ऑप्शन जो है वही सही है, ठीक है, कि कंडक्टर के पास में ओवरऑल नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन कह रहा है क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टर्न्स and area of cross section 1.5 into 10 की पावर -4 carries a current of 2 एम्पियर। ये कह रहा है सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड में 2000 टर्न्स है, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में 2000 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 2000 है, ठीक, और इसमें सोलेनॉइड में जो करंट बह रहा है वो करंट बह रहा है 2 एम्पियर, और सोलेनॉइड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से जब देखोगे, यहां से जब देखोगे ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है तुम्हें 1.5 इंटू 10 की पावर -4, ये इतना एरिया है, ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, इट इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, मतलब ऐसे, ठीक है, इस लेंथ के परपेंडिकुलर इसको ऐसे सस्पेंड कर दिया धागे से, ठीक, फिर अलाउिंग टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतनी मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट कर सकता है। देखो इधर सुनो, ये सोलेनॉइड है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको यहां से ऐसे बांधा, अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे टर्न कर सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न इसका दिया हुआ है, इसमें करंट कितना बह रहा है वो दिया हुआ है, इसका एरिया ऐसा देखोगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये दिया हुआ है, ठीक, बोल रहा है इसको 30 डिग्री से जब टर्न करा, ठीक है, 30 डिग्री से इसको टर्न कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस मैग्नेटिक फील्ड से इसको 30 डिग्री से टर्न कर दिया, अब जब टर्न कर दिया 30 डिग्री से तो इस पर टॉर्क बताना है, ठीक, अब टॉर्क कितना होता है जल्दी बताओ, टॉर्क होता है
M क्रॉस B, ठीक है। यहां पे एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, पांच लूप, ऐसे कितने लूप है? ये 2000 लूप है। एक लूप का देखो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है NIA, कितना होता है? NIA। तो NIA में देखो N की वैल्यू जो है वो 2000 है, नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है। I जो है वो दे रखा है, करंट कितना है? 2 एम्पियर। एरिया में दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर -4, ये NIA हो गया, ठीक है। M क्रॉस B करना है, M लिख दिया मैंने, B मैं लिख सकता हूं, B कितना है? B दिया हुआ है मुझे, B कहां गया? ये रहा 5 इंटू 10 की पावर -2, तो 5 इंटू 10 की पावर -2, ये जो B दिया हुआ है, तो ये M, ये B साइन थीटा, तो साइन थीटा में 30, एंगल कितना दे रखा है? 30, तो साइन 30, साइन 30। अब देखो साइन 30 और ये 2 गया, ठीक है, 10 की पावर -4 और ये पूरा का पूरा गया, ये बचा पूरा का पूरा सिर्फ 0.2, ठीक है। 0.2 इंटू 1.5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। 5 इंटू 0.2 हो गया 1, तो 1 इंटू 1.5 हो गया 1.5, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -2 आंसर आ गया। 1.5 इंटू 10 की पावर -2 जो है आंसर आ गया। ऑप्शन जो है वो सी जो है वो मैच कर गया, ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर गया। इसी के साथ मैग्नेटिक फोर्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं 2010 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन मैग्नेटिक फोर्स के आए हुए हैं वो सारे के सारे अपन ने कंप्लीट कर दिए। अब आगे चलते हैं, अपन पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। चलो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो फर्स्ट पार्ट था वो अपन ने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स, अभी क्या पढ़ने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। अब बायोट-सावर्ट लॉ क्या है? बायोट-सावर्ट लॉ ये है कि अगर मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, ये क्या है? करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर है, इस वायर का अगर मैं कोई छोटा सा टुकड़ा उठा लूं, जिस टुकड़े की लंबाई dl है, जिस टुकड़े की लंबाई कितनी है? dl। इस टुकड़े में करंट बह रहा है इधर की तरफ I, तो जिधर की तरफ करंट बह रहा है उधर मैंने इस टुकड़े का वेक्टर मान लिया dl वेक्टर। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखोगे कि dl वेक्टर किधर माना है? जिधर की तरफ करंट बह रहा है। तो इस छोटे से टुकड़े के कारण किसी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट कैरिंग छोटे से टुकड़े के कारण अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो बायोट-सावर्ट लॉ से निकाल सकता हूं। छोटे से टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो वो होता है μ0/4π I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ठीक है। इस रिजल्ट को एक बार फिर से रिवाइज करें, मैंने क्या बोला? करंट कैरिंग छोटे से टुकड़े के कारण अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0/4π I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। यहाँ पे μ0 जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। 4π कांस्टेंट है, I उस टुकड़े में बहने वाला करंट है, dl उस टुकड़े की लंबाई और dl वेक्टर क्या है? तो उस टुकड़े का वेक्टर करंट की डायरेक्शन, ठीक है। r क्या है? उस टुकड़े से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो जहां तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो इस dl से। ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर r वेक्टर है, ठीक। नीचे r जो है ये दूरी है, ये दूरी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, यहां कुछ पॉइंट लिख रखे हैं देखो। अच्छा इस रिजल्ट से क्या देख सकते हो? इधर देखो, इस रिजल्ट से कि db वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन dl क्रॉस r की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटे से टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर? डायरेक्शन जो है वो होगा dl क्रॉस r। किधर होगा? dl क्रॉस r। dl मतलब वो करंट की डायरेक्शन से r की तरफ फिंगर कर्ल करो, देखो करंट की डायरेक्शन से r की तरफ फिंगर कर्ल करो, थंब पॉइंट करेगा dl क्रॉस r, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर है, dl क्रॉस r मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक। तो पहला पॉइंट ये लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो छोटे से टुकड़े कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो dl क्रॉस r में होगी। म्यू0 क्या है? तो म्यू0 बताया हूं फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। म्यू0 की वैल्यू कितनी होती है? म्यू0 की वैल्यू होती है 4π इंटू 10 की पावर -7। अगला dl वेक्टर किधर होता है? तो dl वेक्टर होता है करंट की डायरेक्शन। dl वेक्टर किधर होता है? करंट की डायरेक्शन। ये छोटे से टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। इसी बायोट-सावर्ट लॉ को एक और फॉर्म में लिख सकते हो कि अगर मान लो कोई चार्ज q जो है वो v स्पीड से मूव कर रहा है, चार्ज q v स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी।
मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी। ठीक है, अब ये कितना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। अब यहां फिर से देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर क्यू पॉजिटिव है तो वी क्रॉस आर की डायरेक्शन में। ठीक है, और क्यू अगर नेगेटिव होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, वी क्रॉस आर के अपोजिट। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट बायट सावर्ट लॉ के याद होने चाहिए। करंट कैरिंग टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसी वायर की वजह से, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अभी छोटे से टुकड़े के कारण देखा था, छोटे से टुकड़े के कारण जो देखा था वो देखा था बायट सावर्ट लॉ में। अगर मान लो मेरे को पूरे वायर की वजह से ही निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने 3 केसेस ले रखे हैं कि मान लो वायर फाइनाइट हो, ठीक है, वायर फाइनाइट हो, वायर सेमी इनफाइनाइट हो और वायर इनफाइनाइट हो, तो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अगर वायर फाइनाइट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी। ये क्या रिजल्ट लिखा है मैंने, ये रिजल्ट को देखें, ये रिजल्ट जो है वो ये है कि फाइनाइट वायर की वजह से, फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये वायर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने क्या करा, इधर देखें, ये वायर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से वायर को मैंने पहले ज्वाइन कर दिया, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो यहां से ये एंगल माप लिए कि वायर यहां से कितना ऊपर है, यहां से वायर कितना नीचे, ये एंगल θ1 और θ2। ठीक है, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, ये रिजल्ट इजीली याद हो जाएगा, एक बार घूरे इसको। ठीक है, कि फाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट से पहले वायर के एंड पॉइंट ज्वाइन कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन से ये दोनों एंगल देख लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इनटू sin θ1 प्लस sin θ2। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन मैंने बता ही दिया, डीएल क्रॉस आर। डायरेक्शन निकालोगे डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर है पॉइंट पी पे। ठीक है, अगर इधर निकालनी होगी मुझे तो डीएल क्रॉस आर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर। ठीक, आगे चलते, अगर वायर फाइनाइट नहीं, वायर सेमी इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इधर की तरफ वायर इन्फिनिटी जा रहा है। अब देखना एक मिनट, इधर देखो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो मैंने क्या करा, वायर को पहले ज्वाइन कर लो इस पॉइंट से, तो ज्वाइन करा तो एक तो यही बन गया और एक ये इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब ऐसा, तो ये एंगल कितना जाएगा 90, तो इसमें एक एंगल 90 है, एक एंगल 0 है, एक एंगल 90 और एक एंगल कितना है 0, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, देखो एक एंगल 0 तो ये 0 बन गया, एक एंगल 90 तो ये 1 बन गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी। डायरेक्शन वापस से वैसे ही निकालोगे, डीएल क्रॉस आर। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डीएल क्रॉस आर। अगला केस है यहाँ पे, अगर वायर इनफाइनाइट हो, ठीक है, अगर वायर इनफाइनाइट होगा, इधर देखें, अगर वायर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वायर के लिए यहां से देखो एंड पॉइंट ज्वाइन करोगे, एंड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो इधर और इधर क्या दोनों तरफ ही एंगल 90 पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये टर्म जो है, ये टर्म भी साइन 90 होगा, ये टर्म भी साइन 90 होगा, इसका मतलब ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, इसका मतलब ये ओवरऑल कितना बन गया 2। तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अब तीनों रिजल्ट मुझे बताएं, इधर सुने, वायर की वजह से, फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2। इन सेमी इनफाइनाइट होगा तो एक थीटा 0 रख दोगे, एक थीटा 90, सही है क्या, और इनफाइनाइट होगा तो दोनों थीटा 90, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी हो जाएगा। और डायरेक्शन निकालनी होगी, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। ठीक है, आगे चलते, ठीक है, अब डायरेक्शन के बारे में मैंने एक और लिख रखा है, देखो डायरेक्शन और भी ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो डीएल क्रॉस आर कर लो, या क्या करो, वायर में जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर की तरफ ऐसे थंब से पकड़ लो वायर को, जैसे अंगुलियां घूमेगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, ऐसे पकड़ लिया वायर को तो देखो अंगुलियां ऐसे घूमेगी, मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी और यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, देखो ये ऐसे,
ठीक है, तो यहां से मतलब ऐसे बाहर आई और यहां से अंदर गई। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही करंट की डायरेक्शन में ऐसे पकड़ लिया तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। ठीक, सेम यहां पे भी, यहां बाहर और यहां अंदर। ठीक है, तो जो तरीका अच्छा लगे उससे डायरेक्शन निकाल सकते हो, या तो डीएल क्रॉस आर से, या वायर को नॉर्मली पकड़ लो, जो अंगुलियां बताएंगी वो डायरेक्शन। ठीक, आगे चलते। देखो अभी अपन ने देखे थे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अब देख रहे हैं सर्कुलर करंट कर, सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अभी स्ट्रेट वायर की वजह से देखे थे, अभी किसकी वजह से देखे थे? स्ट्रेट वायर। अब सर्कुलर वायर की वजह से देख रहे हैं। सर्कुलर वायर में फिर से 3 केस पड़ रहे हैं। ठीक है, पहला कि सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सेस पे, दूसरा सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे, तीसरा सर्कुलर वायर टुकड़ा हो, कोई सर्कल का कोई टुकड़ा हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे। ठीक है, यानी इसी इसी का ये तो सबसेट है एक तरह से। ठीक है, मतलब इसी का कुछ पार्ट है ये। ठीक, इसी का कुछ पार्ट तोड़ दिया तो मैग्नेटिक फील्ड यहां कितनी होगी वो बताना। अब सुनो, इसमें यहां पे पहले एक्सेस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इतनी, ये क्या है? म्यू नॉट NIR² अपॉन, इस रिजल्ट को पढ़े हैं देखो, एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट NIR² अपॉन 2R² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, रिजल्ट दोबारा एक बार दोहराए, म्यू नॉट NIR² अपॉन 2R² प्लस x² की पावर 3/2। अब देखो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, ठीक है, परमिएबिलिटी है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, I उस लूप में बहने वाला करंट है, R उसकी रेडियस है, ये R फिर से रेडियस है, ये x क्या है? ये x है सेंटर से जितनी दूर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें निकालना है एक्सेस पे, ये x दूरी है, जितनी दूर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी पावर 3/2। सेंटर पे निकालना होगा तो देखो, सेंटर पे जब निकालना होगा तो x की वैल्यू कितनी कर दोगे? 0। इसी में x की वैल्यू 0 कर दो, x की वैल्यू 0 करोगे तो ये बन जाएगा R² की पावर 3/2, मतलब नीचे बन गया R3। नीचे क्या बन गया? R3। तो ये बन गया म्यू नॉट NIR² अपॉन 2R3। ठीक है, R² और R3 चले जाएंगे तो नीचे एक R बचेगा, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट NI अपॉन 2R। तो सेंटर पे फील्ड कितनी आई? म्यू नॉट NI अपॉन 2R। एक्सेस पे कितनी आई थी? म्यू नॉट NIR² अपॉन 2R² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक, अगला, अगर मान लो आर्क की वजह से, किसी आर्क की वजह से अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहां पे, तो वो आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 4πr इंटू थीटा। म्यू नॉट I 4πr, म्यू नॉट I अपॉन 4πr इंटू थीटा। थीटा ये ध्यान रखना कि ये थीटा जो पटक रहे हो ये रेडियन में पटकना है। किसमें पटकना है? रेडियन में। थीटा ध्यान रखना है कि थीटा रेडियन में पटकना है। एक बार तीनों रिजल्ट मेरे साथ दोहराएं, बताएं मेरे को जल्दी से। इधर सुनो, सर्कुलर वायर की वजह से उसकी एक्सेस पे फील्ड, सर्कुलर वायर की वजह से उसकी एक्सेस पे फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट NIR² अपॉन 2R² प्लस x² की पावर 3/2। सर्कुलर वायर की वजह से उसके सेंटर पे फील्ड म्यू नॉट NI अपॉन 2R, म्यू नॉट NI अपॉन 2R। और सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पे फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 4πr इंटू थीटा। ठीक है, ये सारे रिजल्ट अभी काम आएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला देखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। अभी तक अपन ने जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी, पहले तो अपन ने पढ़ा स्ट्रेट वायर की वजह से, दूसरा पढ़ा अपन ने सर्कुलर वायर की वजह से, अब किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। अब सोलेनॉइड और टोरॉइड क्या है कि ये अपन ने एक सिलेंड्रिकल कोर लिया, इस सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर वायर ऐसे लपेट दिए। ठीक है, अगर इसकी रेडियस, सुनना, इसकी रेडियस इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, इसकी रेडियस इसकी लेंथ के कंपैरिजन में क्या बहुत ही छोटी, तो ये सोलेनॉइड जो है ये आइडियल सोलेनॉइड है। कैसा सोलेनॉइड है? आइडियल। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब हो गया कि इसकी रेडियस छोटी है इसकी लेंथ के कंपैरिजन। ठीक, अब यहां देखो, यहां ये देखो, ये लपेट रखे हैं, देखो वायर लपेट रखे हैं ऐसे। ठीक है, तो पहले जो रिजल्ट पढ़ रहे हैं सोलेनॉइड का, इधर देखें, सोलेनॉइड का जो रिजल्ट पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं फाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? फाइनाइट। अभी देखो, याद करो, फाइनाइट वायर की वजह से कितनी आई थी? फाइनाइट वायर की वजह से आई थी म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, यहां पे भी सेम ऐसा ही रिजल्ट आ रहा है। इधर सुनो, अभी इसको, इस फैक्टर को छोड़ो, पर यहां देखो साइन θ1 प्लस साइन θ2 आ रहा है, और वो θ1 θ2 जैसे वायर में थे वैसे ही यहां पे देखो, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उससे सोलेनॉइड के एंड पॉइंट ज्वाइन कर दिए, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उससे सोलेनॉइड के एंड पॉइंट ज्वाइन कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये एंगल θ1 और θ2, यही वायर में थे,
वायर में भी तो सेम यही करते थे कि वायर में जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से वायर के एंड पॉइंट ज्वाइन कर देते, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, ये एंगल जो होते थे ये थीटा 1 और थीटा 2। ये सेम सोलेनोइड में भी यही बाकी है। सोलेनोइड है, जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी है सोलेनोइड के अंदर, ठीक है, उससे मैंने सोलेनोइड के एंड पॉइंट ज्वाइन कर दिए, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये जो एंगल है ये एंगल थीटा 1 और थीटा 2। ठीक है, क्या ये समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे फील्ड जो आएगी सोलेनोइड के अंदर, सोलेनोइड के अंदर फील्ड जो आएगी वो आएगी कितनी, म्यू नॉट ni/2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ठीक है, म्यू नॉट ni/2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। क्या ये पॉइंट समझ में आया? फाइनाइट सोलेनोइड की वजह से फील्ड आई म्यू नॉट ni/2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। अब सुनो, सोलेनोइड अगर इनफाइनाइट हो, ठीक है, सोलेनोइड इनफाइनाइट होगा तो देखना ये एंगल बढ़ते 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 90 पहुंच जाएगा, ये एंगल भी बढ़ते 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 कितना पहुंच जाएगा, 90। इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों 90 हो जाएंगे, और अल्फा और बीटा दोनों 90 होते ही ये भी 1 बन जाएगा, ये भी कितना बन जाएगा 1, मतलब ये ओवरऑल ये टर्म कितना बन गया 2। अगर ये 2 उड़ गया तो यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी आ गई, म्यू नॉट ni। तो आइडियल सोलेनोइड या वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड या वेरी लॉन्ग सोलेनोइड में अंदर फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट ni। यहाँ n क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ है ये, ध्यान रखेंगे, यहां मिस्टेक नहीं करेंगे, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आगे चलते, यहां देखो, यहां यही दिखा रखा है कि आइडियल सोलेनोइड के लिए जो लेंथ होगी वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अल्फा और बीटा देखो, अल्फा और बीटा दोनों कितने पहुंचेंगे आइडियल सोलेनोइड के लिए, 90, और ये 90 पहुंचते, जो फील्ड है वो फील्ड की वैल्यू ये 90 पहुंचते, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट ni हो जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू म्यू नॉट ni हो जाएगी। ठीक, अगला देखो, यहाँ पे एक और चीज, ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ किस किस के बीच में, ग्राफ है मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनोइड में उसकी दूरी के कंपैरिजन। इधर सुनो, जैसे ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड में हमें पता है कि अगर ये सोलेनोइड आइडियल है, आइडियल सोलेनोइड है तो अंदर फील्ड कितनी है, म्यू नॉट ni। पर अगर ये फाइनाइट सोलेनोइड है तो फाइनाइट सोलेनोइड में तो फील्ड ये, तो फाइनाइट सोलेनोइड में ये फील्ड है तो उसका ग्राफ, इसका ग्राफ मैंने ये बनाया। ठीक है, कि सेंटर पे देखो, सेंटर पे तो जो फील्ड है वो म्यू नॉट ni के पास में, पर जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे फील्ड धीरे 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 घटेगी, और हाफ लेंथ के बाद फील्ड सडनली घट जाएगी। मैं क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, तो अब सुनो, ये आइडियल नहीं है, ये फाइनाइट सोलेनोइड के लिए ग्राफ है, ये फाइनाइट सोलेनोइड के लिए ग्राफ है, फाइनाइट सोलेनोइड के लिए ये ग्राफ आया। पर अगर ये आइडियल सोलेनोइड होता तो आइडियल सोलेनोइड के अंदर तो फील्ड कितनी होती, म्यू नॉट ni, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ ऐसा कांस्टेंट होगा। तो रियल सोलेनोइड या फाइनाइट सोलेनोइड के लिए तो ग्राफ ऐसा होगा कि बीच में जो वैल्यू, यहाँ पे बीच में जो है वो तो म्यू नॉट ni के पास में रहेगी, पर जैसे एजेस के पास जाऊंगा, ठीक है, तो फील्ड सडनली घटेगी। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, आगे चलते, इधर देखो, अब चलते हैं टोरॉइड पे। देखो नेक्स्ट, देखो टोरॉइड। टोरॉइड कुछ नहीं है, टोरॉइड ये है कि आपने सोलेनोइड जो लिया था, उसी सोलेनोइड के जो एंड पॉइंट है उनको घुमा दो और पूरा सर्कल में कन्वर्ट कर दो ऐसे। ठीक है, टोरॉइड में, सोलेनोइड में तो क्या था, वायर ऐसे लपेटे हुए थे, मैं कह रहा हूं इसी के एंड पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इनको घुमाओ ऐसा कंबाइन कर दो, तो ये टोरॉइड बन गया। ठीक है, अब टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, यहां से सेंटर से r दूरी पे, सेंटर से कितनी दूरी पे, r, सेंटर से r दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इतनी होगी, म्यू नॉट ni/2πr, म्यू नॉट ni/2πr। अब यहां देखो, एक मिनट इधर सुनना, ये n जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, वहां n जो था वो क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनोइड में जो म्यू नॉट ni लिख रहे हो उसमें जो n वो लिखा है वो छोटा लिखा है, इसका मतलब वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां जो n लिखा हूं वो कैपिटल N लिखा हूं, ये है नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब सुनो एक मिनट, एक चीज और, सोलेनोइड में अगर ये तुम्हारा आइडियल सोलेनोइड है, आइडियल सोलेनोइड है, तो आइडियल सोलेनोइड में अंदर फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट ni, अंदर फील्ड म्यू नॉट ni, इसका मतलब अंदर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, अंदर फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। पर टोरॉइड में जैसे जैसे बाहर आओगे, ठीक है, ये r बढ़ेगा, और r बढ़ेगा इसका मतलब फील्ड कम होगी, r बढ़ेगा तो फील्ड क्या होगी, कम। तो टोरॉइड के अंदर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, टोरॉइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म रहने वाली नहीं है, जैसे 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 मैं बाहर आऊंगा टोरॉइड में फील्ड घटेगी। क्या ये पॉइंट समझ में आया?
टोरॉइड के अंदर की फील्ड याद रखोगे कि टोरॉइड के अंदर फील्ड होती है म्यू नॉट NI अपॉन 2πr, n जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स है और r सेंटर से दूरी है जहां फील्ड निकालना है। ठीक, आगे चलते। अगला एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या है, इधर सुने। मान लो ये खूब सारे करंट कैरिंग वायर्स है। ये एक वायर है जिसमें करंट I1 बह रहा है, ये एक वायर है जिसमें करंट I2 बह रहा है, ये I3, ये I4, ये I5। ठीक है, और यहां पे मैंने ये एक इमेजिनरी लूप कंसिडर करा। इस पूरे लूप पे, इस पूरे इमेजिनरी लूप पे अगर मैं B डॉट DL कैलकुलेट करूं, इस पूरे इमेजिनरी लूप पे अगर मैं B डॉट DL कैलकुलेट करूं, जहां B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है हर टुकड़े की वजह से मिला के, यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड। सुनो, मैंने क्या बताया कि यहां पे खूब सारे करंट कैरिंग वायर है। उन करंट कैरिंग वायर पे मैंने क्या करा, यहां पे एक लूप चुना। ये इस पूरे लूप पे मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, इस पूरे लूप पे मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं B डॉट DL। इस पूरे लूप पे मैं B डॉट DL कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। अब जब B डॉट DL कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, इसका मतलब जो B लिख रहा हूं वो वायर 1 की, 2 की, 3 की वजह से लिख रहा हूं या पूरे की वजह से लिख रहा हूं? पूरे की वजह से। B जो लिख रहा हूं वो हर वायर की वजह से, जितने भी वायर यहां मौजूद है उन सारों की वजह से लिखा गया है। तो जब ये B डॉट DL कैलकुलेट करूंगा तो ये B डॉट DL किसके बराबर आ जाएगा, तो ये B डॉट DL आ जाएगा म्यू नॉट इनटू जो इस लूप के अंदर से करंट जा रहा था, सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा। B डॉट DL, सुनो, B डॉट DL जब कैलकुलेट करोगे तो वो जो आंसर आएगा वो आंसर सिर्फ अंदर से बहने वाले करंट पे डिपेंड करेगा। पर B जो रख रहे हो वो B कौन सा है, सारे वायर की वजह से जो B है वो रख रहे हो। मैं क्या बोला, पॉइंट समझ में आया? जब B डॉट DL में B रख रहे हो, वो B तो जो है वो सारे वायर की वजह से मिला के जो है वो B है। जब यहां जो आंसर आ रहा है, वो आंसर में जो आंसर जो डिपेंड कर रहा है वो I4 और I5 पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ I1, I2 और I3 पे। ठीक, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। ठीक है, अब इधर देखें, सर ये माइनस I3 कैसे लिखा, तो इधर देखो, जो लूप हमने चुना था उस लूप पे पहले एक साइन दे दोगे, जिधर भी एक डायरेक्शन दे दोगे। मैंने यहां डायरेक्शन ये दे दी। ठीक है, जो डायरेक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करो। जो थंब होगा वो तुम्हें पॉजिटिव करंट बताएगा। जो थंब होगा वो क्या बताएगा, पॉजिटिव करंट। तो राइट हैंड की फिंगर्स मैंने कर्ल करी तो यहाँ पे पॉजिटिव करंट जो है वो I1 और I2 है, और I3 जो है वो नेगेटिव करंट है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि मैंने I1 और I2 तो पॉजिटिव करंट है और I3 जो है वो नेगेटिव करंट। ठीक है, एम्पियर्स लॉ ये ध्यान रखोगे कि B डॉट DL पूरे क्लोज लूप के लिए अगर B डॉट DL कैलकुलेट करा जाए तो वो आ जाएगा म्यू नॉट इनटू अंदर से बहने वाला नेट करंट। और वो नेट करंट में कौन सा पॉजिटिव लोगे कौन सा नेगेटिव लोगे वो डिपेंड करेगा कि तुमने लूप की डायरेक्शन क्या मानी। ठीक, आगे चलते। अब एम्पियर्स लॉ का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इधर देखें, एम्पियर्स लॉ का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं सिलेंडर के लिए। किसके लिए, सिलेंडर के लिए। सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले कैलकुलेट कर रहे हैं होलो सिलेंडर के लिए। किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, होलो सिलेंडर। ये होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर में, होलो सिलेंडर मान लो करंट जो बह रहा है वो I बह रहा है। अब सुनो, होलो सिलेंडर मतलब अंदर से तो खोखला, इसका मतलब जो करंट बहेगा वो सिर्फ सरफेस से बहेगा। किससे बहेगा, सरफेस से। तो करंट I बह रहा है सरफेस से। तो अंदर अगर मेरे को एक्सेस से R दूरी पे फील्ड कैलकुलेट करनी है तो सिलेंडर के अंदर जो फील्ड होती है वो होती है 0। सिलेंडर के अंदर फील्ड कितनी होती है, 0। और जो बाहर फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अब ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट वायर वाला ही आ गया है। ये रिजल्ट किसका आ गया है, वायर वाला। वायर पे भी जो फील्ड होती थी वो होती थी म्यू नॉट I अपॉन 2πr। कितनी होती थी, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो सिलेंडर के अंदर, सुनो, होलो सिलेंडर है तो होलो सिलेंडर के अंदर फील्ड कितनी है, 0। होलो सिलेंडर के बाहर फील्ड कितनी है, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। क्या ये ग्राफ समझ सकते हो, B वर्सेस R ग्राफ। B वर्सेस R ग्राफ देखो, R जब तक कैपिटल R से कम है तब तक तो B 0 है, और R जब कैपिटल R से बड़ा होगा तो B 1/R के प्रोपोर्शनल घट रहा है। B कैसे घट रहा है, 1/R के प्रोपोर्शनल, 1/R के प्रोपोर्शनल घट रहा है। आगे देखते हैं, अगर मान लो सॉलिड सिलेंडर हो, कौन सा सिलेंडर हो, सॉलिड। अगर सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो तो सॉलिड सिलेंडर होगा तो करंट अंदर भी बहेगा। अब जब करंट अंदर भी बहेगा तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी, म्यू नॉट JR/2। कितनी, म्यू नॉट JR/2। जहां पे J जो है वो करंट डेंसिटी है। J क्या है, करंट डेंसिटी। कैसे निकालोगे करंट डेंसिटी, तो देख लो, मान लो यहां से करंट पूरे वायर से, सुनो, पूरे वायर से करंट बह रहा है I।
इस पूरे सिलेंडर से कितना करंट बह रहा, आई, और ये रेडियस जो है ये आर है। तो देखो आई करंट कितने एरिया से बह रहा है, आई करंट कितने एरिया से बह रहा है, पाई आर स्क्वायर, कितने एरिया से, पाई आर स्क्वायर। तो आई बाय पाई आर स्क्वायर जो होगा वो जी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी आई, जल्दी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी आई, म्यू नॉट जे आर बाई टू, म्यू नॉट जे आर बाई टू। अब यहां से क्या दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर आई वो आर के प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, आर के। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर के साथ बढ़ेगी, आर के प्रोपोर्शनल मतलब आर के साथ बढ़ेगी। ठीक है, बाहर जो फील्ड है वो वापस से वही आई जो वायर वाली आती है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, मतलब 1 बाय आर के प्रोपोर्शनल घटेगी। क्या पॉइंट समझ में आया। ठीक है, इसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो था वो पोर्शन खत्म हो गया, इतना ही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक।